नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, टेस्ट नंबर 806 का सॉल्यूशन होगा आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कैरिंग द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अफ्रीका। किस नदी, कौन सी नदी है जो अफ्रीका में जिसमें जल की वृहद मात्रा होती है, ठीक है, यानी कि जो वाटर है वो लार्जेस्ट अमाउंट में होता है, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए, नाइजर, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी जोम्बेजी, ऑप्शन डी कॉन्गो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्गो। कॉन्गो रिवर, ठीक है। कॉन्गो रिवर वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर है उसको कैरी करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा पानी इसी में होता है। कॉन्गो रिवर की बात करें, कॉन्गो रिवर विच फ्लोड इन अफ्रीका कैरीज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। मैंने यहाँ पे अफ्रीका की बात की है, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। कैसे पता चलता है कि सबसे ज्यादा पानी इस नदी में है? इसके ड्रेनेज सिस्टम पर, ठीक है। पर सेकंड में जितना पानी ये ड्रेन करती है, गिराती है, जैसे कि कॉन्गो रिवर है एटलांटिस ओशियन में, ठीक। ये कितना वाटर गिराएगी तो उसको देखेंगे कैपेसिटी को, देन वी विल डिसाइड विच रिवर इन रेनी सीजन it rains 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना ये पानी ड्रेन करती है इन, ठीक। अगर सबसे ज्यादा की बात करें कि कौन सी नदी सबसे ज्यादा पानी लेकर चलती है, तो अमेज़न। कौन सी रिवर? लार्जेस्ट कैरिंग रिवर इज अमेज़न, ठीक है। जो कि कहां फ्लो करती है? साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। इसमें टोटल 11 से ज्यादा कंट्रीज इंक्लूड होती हैं। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें, नाइल रिवर। कौन सी? नाइल रिवर, नील नदी, जो कि अफ्रीका में फ्लो करती है 6650 किलोमीटर, ठीक। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वेयर द कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड बिटवीन अमेज़न एंड नाइल रिवर, विच वन इज लॉन्गेस्ट, ठीक। तो आपसे इसमें बात की गई थी सबसे ज्यादा पानी लेकर चलने वाली नदी कौन सी है? कॉन्गो। अफ्रीका की कॉन्गो रिवर सबसे ज्यादा पानी लेकर चलती है इन अफ्रीका, बट इन केस ऑफ वर्ल्ड, जहां संसार की बात है, विश्व की बात है, देन यू ऑलवेज टिक दी अमेज़न रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर? अमेज़न रिवर। दिस इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, ठीक। एक अक्षांश में कितने किलोमीटर्स होते हैं? तो देखिए, अक्षांश, फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षांश है क्या? इक्वेटर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो दो डिस्टेंस के बीच का बोला जाता है, इसको बोलते हैं, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और इस वाले को जो लेंथ में है इस तरीके से, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि 1 डिग्री अक्षांश का मतलब क्या है, या कितने किलोमीटर से
तय करता है। तो आप देखना 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू 1111 किलोमीटर, यानी कि एवरेज 111 किलोमीटर होते हैं इन 1 लैटिट्यूड। ठीक है, तो जब भी बात करी जाए लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो ये इक्वेटर से नीचे की तरफ इस तरफ आने वाली लाइन है। ठीक है, और लैटिट्यूड क्या होता है, ए वाला। एक्सिस फॉर्म में हो तो लैटिट्यूड और वर्टिकल फॉर्म में हो तो लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बायोडिग्रेडेबल पॉलीपेंट इज कौन सा है, जो आसानी से प्रकृति में ही गल जाए, ठीक है, या डिकम्पोज हो जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन है मलजल, सेकंड अदाह, थर्ड इज प्लास्टिक एंड द लास्ट वन इज उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा होगा राइट आंसर, राइट आंसर मलजल। ठीक है ना, जो सीवेज होता है वो अपने आप ही कृत्रिम रूप से गल जाता है, सॉरी अपने आप प्राकृतिक रूप से गल जाता है और उसके बाद एक खाद में परिवर्तित हो जाता है। बट इन केस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं गलता है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉल्यूशन है ये प्रकृति में नेचुरली मेल्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से एब्सॉस्ट ये भी नहीं मेल्ट होते। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सीवेज। सीवेज इजीली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वह क्षेत्र जहां दो परितंत्र एक दूसरे को आच्छादित करते हैं किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, निके बोलते हैं, इकोटाइप बोलते हैं, इजलाइन बोलते हैं, इकोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोटीन। ऑप्शन डी इकोटीन इज राइट आंसर, जहां पर दो इकोसिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अगर आपसे कोई एग्जांपल्स पूछे तो क्या बोलोगे एग्जांपल में, नमक की दलदल बता देना। ठीक है, थाई और मलेशिया के बीच के पार्ट को बता देना, थाई मलय। ये दो एग्जांपल्स। जाने कैसे हैं, इकोसिस्टम, जैसे कि एक फॉरेस्ट है, ठीक, ये एक इकोसिस्टम हो गया, और दूसरा आपका घास का मैदान या फिर साफ की गई जमीन, क्लीन्ड बेस या लैंड। ये दोनों अलग अलग इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट यानी कि इसमें जीवधारी हैं, पेड़ पौधे हैं, वायु है, कई सारी वनस्पति हैं, तो एक एक अलग सिस्टम है। और क्लीन किया हुआ यानी कि खेत बना दिया तो उसमें अलग खेती का सिस्टम है। तो ये क्या है, अलग अलग दो इकोसिस्टम है। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं या ओवरलैप करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, इकोटीन। ठीक है, नेक्स्ट, रोलिंग योजना का अवधि, रोलिंग प्लाज्मा मेक फॉर द पीरियड ऑफ, रोलिंग योजना। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, 71 से 45, सेकंड में 80 टू 80 सॉरी 55, सी में 78 टू 83 एंड द डी है 92 97। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 78 से 83। ठीक, ये क्या हुआ था, रोलिंग योजना, रोलिंग प्लान 1978 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत हुई थी, बीच में इसको रोक दिया गया। ठीक है, ये क्या करता था, जैसे कि कोई योजना है वो 1 साल चली और फिर उसके सेकंड टाइम पर जैसे कि तीसरी साल आएगी तो दोबारा से उसी पर रिपीट होगा और उससे आंकड़े चेंज होंगे। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट, पीएम देसाई इंट्रोड्यूस, है ना, इन्होंने इसको लेकर आए थे कब, जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी की सरकार के बाद इसको लाया गया और उन्होंने ये वाली रोलिंग योजना दी थी। ठीक है, इसको छठी या 6th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत रखा गया, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, 80s में इसको रोक दिया गया, जब कांग्रेस की सरकार दोबारा आई तो उन्होंने इसको रोक दिया। लेकिन जब भी बात होती है रोलिंग योजना की तो मोरारजी देसाई इसको लेकर आए इन 78। ठीक है, 83 तक का प्लान था, इसमें बार बार रिव्यू होता है, डाटा इसका 2 डाटा निकल के आते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में इसको लिख दें। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत
42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये पर्यावरण, वन और वन्य जीवन की सुरक्षा, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, कौन सा जोड़ा गया है? बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है। 42 पर संशोधन ही देख लेते हैं हम लोग। इसको लघु संविधान भी कहते हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया था? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। स्वर्ण सिंह द्वारा लाया गया था। जो रिफॉर्म हुए थे, पहला इसमें एड सेक्युलर वर्ड, सोशलिस्ट वर्क, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी। धर्मनिरपेक्षता। 42वें संशोधन के बाद धर्मनिरपेक्ष से शब्द जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया एवं इंटीग्रिटी, अखंडता को जोड़ा गया। उसके बाद अगर डीपीएसपी की बात करें, थोड़ा सा और देख लो, थर्ड पॉइंट, इसमें कुछ मॉरल ड्यूटीज या फिर मूल कर्तव्यों को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पर्यावरण, वन, ये भी था। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी थी डीपीएसपी के अंतर्गत। ठीक है, इन डीपीएसपी लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, फ्री कानूनी सहायता, फ्री मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की भागीदारी भी जोड़ी गई, एंड फॉरेस्ट केयरिंग। ठीक है ना, इसको भी जोड़ा गया, इन सबको। और जो सबसे नया था, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो इस सब में क्या हुआ था? 42 में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको लघु संविधान बोलते हैं। सेकंड कौन लेकर आया? स्वर्ण सिंह लेकर आए थे इसको। और इससे क्या 3 शब्द जोड़े गए? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता। ठीक है, मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। इन डीपीएसपी पॉलिसी इट्स मीन निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसमें लॉ एंड जस्टिस, कानूनी जो था, कानूनी सहायता दी गई। ठीक है, और वर्कर्स के लिए मैनेजमेंट दिया गया कि किस तरीके से भागीदारी होगी, बच्चों के लिए शिक्षा दी गई, एवं फॉरेस्ट या जो भी बायोडायवर्सिटी चीजें, उनकी देखभाल की बातें की गई। नेक्स्ट, कर्मा निम्नलिखित में से किन राज्यों का लोक नृत्य है? ठीक है, कर्मा यानी कि कर्म का वृक्ष, जिसकी पूजा की जाती है इसके लिए। तो ठीक है, कर्मा देखते हैं। कर्मा मेनली झारखंड का है, छत्तीसगढ़ में भी इसको मनाया जाता है, उड़ीसा में भी इसको मनाया जाता है, एवं एमपी। ठीक है, तो इनमें से जो भी स्टेट्स आपको दिखाई दे तो आप बता देना। तो राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, आसियान के बारे में से निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? आसियान कंट्रीज, आसियान पहले ऊपर नाम लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है आखिर में आसियान। आसियान एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसमें 10 कंट्रीज जो कि साउथ और ईस्टर्न कंट्रीज है शामिल है।
इसको 1968 में फॉर्म किया गया था, फॉर्म्ड इन 1967, 10 कंट्रीज आर इंक्लूडेड ग्रुप, ठीक है। कैसी कंट्रीज हैं? साउथर्न, ईस्टर्न, एशियाटिक कंट्रीज, ठीक। कौन कौन इसके पार्ट है? अगर कोई बात की जाए कि इसमें टोटल कंट्रीज का 10 कंट्रीज आपने बता दो क्या क्या नाम है। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, ठीक है। एक कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक। 92 में भारत को सेक्रेटरी लेवल पर बुलाया गया था, ठीक है। इसको क्या गया था भारत को 92 में, ना कि 93 में। 5 बार बात हो चुकी है। इंडिया मेट इन 1992 एट सेक्टोरियल लेवल, सेक्टोरियल लेवल। इसमें लिखा है पूर्ण वार्ता, ठीक है, ये गलत है, सन भी गलत है और पूर्ण वार्ता भी गलत है। सेक्टोरियल लेवल पर इस पर बात की गई थी, इन 92 का समय था, ठीक है। और सेकंड जो मीटिंग हुई थी इन 95। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? यानी कि जो इसके अनुसार गलत बताया गया है, जो आसियान में शामिल नहीं है, ऑप्शन सी, भारत 1993 में इसका पूर्ण वार्ता भागीदार बना, ये बिल्कुल गलत है। 92 में फर्स्ट टाइम शामिल हुआ एट द लेवल ऑफ सेक्टोरियल, यानी कि सचिवों के लेवल पर मिला था। नेक्स्ट कोई पूछे आसियान के बारे में, 67 में फॉर्म था, जकार्ता इसका फाउंडर है। हेडक्वार्टर नॉट ए फाउंडर। अगर कोई मुख्यालय की बात करें, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। और टोटल कंट्रीज हैं ये सारी। उसके बाद में इंडिया के बारे में बात करें और पाकिस्तान के बारे में, तो इंडिया ने सबसे पहले मीटिंग 92 में की थी सेक्टोरियल लेवल पर। नाउ नेक्स्ट, वनस्पति आवरण की अनुपस्थिति के कारण एक बड़े क्षेत्र से मृदा परत के बह जाने की घटना को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? मृदा परत, यानी कि जो परत बह जाती है ऊपरी लेयर, तो उसको बोलेंगे अपरदन। क्योंकि परत बह रही है तो इसलिए क्या बोलेंगे इसका नाम? परतदार अपवर्तन, अपरवर्तन, इरोजन। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। ये विटामिन के नाम दिए गए हैं और ये उनके केमिकल नाम दिए गए हैं, आपको मिलाना है। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन। एक ऐसा विटामिन जिसमें क्या मौजूद रहता है? कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट बहुत यूजफुल होता है इन कैंसर ट्रीटमेंट, वी विल यूज कोबाल्ट, ठीक है, आइसोटॉप कोबाल्ट को यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या होगा विटामिन B12 का? साइनोकोबालामीन। विटामिन B9 इज फॉलिक एसिड विच इज वेरी नीडेबल और वेरी नेसेसरी इन अ ब्लड कोटिंग, ठीक है, इन ब्लड फॉर्मेशन। विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन। विटामिन B5 is pantothenic, a rare disease contains the vitamin B5 like pantothenic acid. So इसका राइट आंसर क्या होगा? A का 2, V का 3, C का 4 and the last one is B5 that is also called as pantothenic acid. So option D will be correct, ठीक है ना। और नाम देखना चाहते हो? B के पार्ट्स हैं, तो विटामिन B इज थायामीन। कोई पूछे तो आप नाम बता देना, क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं विटामिन B1 को। विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन।
राइबोफ्लेविन बोलते हैं विटामिन बी2 को, या केमिकल नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 इज नियासिन, ठीक है, इसको विटामिन बी3 को बोलते हैं नियासिन। विटामिन बी4 एग्जिस्ट नहीं करता, विटामिन बी5 होता है जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक। विटामिन बी6 इज पायरोडॉक्सिन। These are name of the vitamins which are part of vitamin B. Its mean thiamine has many various forms: B1, B2, B3, B5, B6. So pyridoxine. विटामिन B7 और विटामिन BH is called बायोटिन। बायोटिन बोला जाता है, ठीक है, विटामिन BH और विटामिन B7 को। एंड विटामिन B9 is called फॉलिक एसिड। विटामिन B12, the last one vitamin is cyanocobalamin, ठीक। तो ये विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स हैं। ऊपर के 4 जो होते हैं पेंटोथेनिक तक, ये त्वचा से संबंधित रोगों के लिए, अगर इन विटामिनों की कमी हो रही है तो आपके अंदर त्वचा रोग हो सकते हैं। और B6 से लेकर B12 तक ब्लड से रिलेटेड डिजीज को शो करते हैं, यानी कि खून की कमी है या खून की अधिकता है, तो इनकी विटामिन की बात की जाएगी जब भी, तो खून से रिलेटेड। अगर किसी को एनीमिया है तो इसका मतलब B9 फॉलिक एसिड और B12 साइनोकोबालामिन की उसको सिरप पिलाई जाती है, ठीक है, जिससे कि एनीमिया दूर हो सके, या फिर टेबलेट्स की फॉर्म में उसको दिया जाता है। तो ये विटामिन बी के पार्ट्स हैं, आप इनसे देखकर इनको मिला सकते हैं। कभी भी ऐसा टॉपिक आए तो आप इनसे करेक्ट करके इनको बता सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से विटामिन ए इज रेटिनॉल, विटामिन बी इज थायामिन, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, ठीक। और बाकी के विटामिन के मैंने नाम लिख दिए। इट इज वेरी इजी। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सर्व शिक्षा अभियान कवर्स। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या दिया गया था? सीधा सिंपल क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, ठीक है। किस तरीके से इसको लिया गया? इन 2002 गवर्नमेंट एक्ट, जो 2002 का गवर्नमेंट एक्ट था, वो 86 अमेंडमेंट करता है या संशोधन करता है, ठीक है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। अनिवार्य शिक्षा, यानी आप कुछ करिए ना करिए, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो अधिनियम 2002 कहता है, या फिर अकॉर्डिंग 86 संशोधन कहता है कि आप अपने 6 से 14 वर्ष तक जो भी बच्चा है उसको अनिवार्य शिक्षा दिलाएं, ठीक है। तो यही था। तो सर्व शिक्षा अभियान इसी से जुड़ा था कि 6 से 14 वर्ष वाले जो प्रारंभिक बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक एज में अपनी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 6 to 14 years old स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। बंद अवस्था में कुछ नहीं समझना आपको, आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की दोनों बंद है, ठीक है। तो क्या लगाओगे इसमें आप? आयात और निर्यात दोनों ही बंद, इसको ही बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। आगे चलो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद का, यानी कि जो कि 1952 में हुआ। गठन की बात कर लेते हैं। गठन 1952 किस रिलेटेड या किस लिए इसको बनाया गया? देश के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है, उसको रन कराने के लिए इस आयोग का गठन किया गया और समय था 1952। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू।
जिन्होंने इसका गठन किया। ठीक, योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग का भी देखो 1951 में नेहरू के ही टाइम पर जो अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, पीएम नेहरू, उन्होंने योजना आयोग का बनाया। उसके बाद एक कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसको चेंज कर दिया गया इन 2015 और इसका नया नाम बना नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग 2015 से उसी योजना आयोग को जिसको 1951 में बनाया गया था उसको नीति आयोग बोला जाने लगा। ठीक है, इसका सर्वे सर्वा या मेन अध्यक्ष कौन होता है? पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो विकास परिषद का मतलब डेवलपमेंट ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू इट्स इकोनॉमी एंड ट्रेड्स। ठीक है, कब बनाया गया? 52 में। कौन पीएम था? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की बात करें तो ये भी 51 में बना था। इस टाइम पर नीति आयोग है जिसने योजना आयोग का रूप ले रखा है। कंट्री से संबंधित सारी गतिविधियां जो कि विकास में सहायक हो नीति आयोग के अंतर्गत होती हैं और उसका जो अध्यक्ष है या चेयरपर्सन है वो कौन होता है? पीएम ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, विद्युत पावर सप्लाई के लिए सामान्यतः लोहे के तार के स्थान पर तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तांबा लोहे की अपेक्षा अच्छा चालक होता है। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर कंपेयर टू आयरन। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा तांबा लोहे की अपेक्षा अच्छा चालक है। और इसकी अगर बात करें कंडक्टिविटी के बेस पर, कंडक्टिविटी या चालकता के आधार पर इसका क्रम देखें तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, चांदी, फिर आता है कॉपर, तांबा, फिर आता है आपका आयरन और सारी चीजें। ठीक है, हम सिल्वर, तो हर जगह लगा नहीं सकते तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तांबा। इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है और रेजिस्टिविटी भी। ठीक है ना, तो दोनों फॉर्म में तांबे का यूज करते हैं, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता हम लोगों को और काफी अच्छी कंडक्टिविटी होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे छोर तक जा सके। ठीक है, यही क्या होती है? कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, तो ये आप सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना, सिल्वर, कॉपर, आयरन वाला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति को बनाता है? ठीक है, राजकोषीय नीति की अगर बात करें यानी कि फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो आपका वित्त मंत्रालय बनाता है। कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली बात करें जब भी राजकोषीय नीति की बात है यानी कि जो राज्य का इकट्ठा किया हुआ धन है तो ठीक है उसके खर्च बहन सारी चीजों की बात कौन करेगा? वित्त मंत्रालय। यानी कि जो हमारा सरकारी खजाना है उस पर जितनी परसेंटेज किस सेक्टर पर खर्च करने हैं हम उसके बेस पर हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय की। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? इन 1952। किसने किया? 1951 किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो जब भी बात आएगी तो किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। इन वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। इन वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन। ठीक, कहां के थे? रसिया या यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, स्टार्टेड फर्स्ट। ठीक है, किसने स्टार्टेड किया? जोसेफ स्टालिन ने। उसके बाद में इन इंडिया, और कब शुरू किया गया? 1926 में। इन इंडिया की बात करें हम लोग, अगर भारत में बात करें 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना।
ठीक है। तो अगर भारत की बात करी जाएगी कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, तो 1951 में। ये 5 वर्षों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां होती हैं, जिसके अनुसार सरकार किसी भी सेक्टर पर ध्यान देती है। जैसे कि अगर उसको कृषि में इन्वेस्टमेंट करना है या कृषि का स्तर सुधारना है, देन वो अपना फोकस कृषि पे करेंगे। अगर वो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, जैसे कि कोवाल्स की बात करेंगे, माइंस की बात करेंगे, खानों की बात करेंगे, तो उस तरीके से बात की जाएगी। ठीक है। पंचवर्षीय योजना में एक मुख्य चीज पर फोकस किया जाता है, शिक्षा पर जोर दिया जाता है गरीबी को दूर करने के लिए। लेकिन अब ऐसी कोई योजना बंद नहीं है। आफ्टर पीएम मोदी 2014 में लास्ट योजना जो थी 2017 में बंद हो गई थी। ठीक है। तो अब ऐसा कोई प्लान नहीं है। लास्ट भी थी तो टोटल भारत में 1 से 12 पंचवर्षीय योजना थी। कितनी थी भारत में? पंचवर्षीय योजना थी, अब बंद हो चुकी है। ठीक। तो कोई बात करे पंचवर्षीय योजना की, तो जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट की। वर्ल्ड में किसने स्टार्ट की? जोसेफ स्टालिन ने स्टार्ट की। कब स्टार्ट की? 1926 स्टार्ट की। क्या होता है पंचवर्षीय योजना का मतलब? पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है सरकार की नीतियां जो कि देश या राज्य के लिए लाभदायक हो, जिस पर बेहतरीन या महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि कृषि, गरीबी हटाना, शिक्षा, फॉरेस्टेशन, इन सारी चीजों पर इस पर ध्यान दिया जाता है। 5 इयर्स का प्लान होता है। अभी तक देश में टोटल कितनी बन चुकी है? 1 से 12 बन चुकी हैं। ठीक है। 3 बार जिसमें अवकाश भी शामिल था। तो बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर मुझे बताओ। नेक्स्ट, विश्व विरासत सूची वार्षिकी जारी किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज रिलीज्ड एनुअली बाय यूनेस्को द्वारा। कौन सी संस्था करती है? यूनेस्को करती है। ठीक है ना। यूनेस्को जो साइट है वो करती है आपकी विश्व विरासत सूचियों। इसमें किस चीज को शामिल किया जाता है? जैसे कि आपके यहाँ कोई किला है, कोई चर्च है, कोई टेम्पल है। ठीक है। उन सारी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है, जिससे टूरिज्म बढ़ता है और उसके रख रखाव और देखभाल की भी जिम्मेदारी यूनेस्को देखता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे बात करी जाए कि कौन शामिल करता है विश्व विरासत सूची को, तो यूनेस्को। चलो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनेस्को 1945 में, इन 1945 ये एस्टेब्लिश हुआ था इन पेरिस। ठीक है। पेरिस कहां पर है? फ्रांस के अंदर है। ठीक है। फ्रांस में पेरिस में इसको 1945 में शामिल किया गया था। इस टाइम पर इसके जो मौजूदा मेंबर्स हैं 196 मेंबर्स हैं। ठीक है। भारत की टोटल साइट्स विश्व विरासत सूची में शामिल है। टोटल साइट्स ऑफ इंडिया इज 43। 43 भारत की साइट्स या 43 भारत के जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं, जैसे कि अजंता एलोरा, ठीक है ना, ये गुफाएं हैं, या फिर बोध गया। ठीक। यूनेस्को साइट्स, कोई एग्जांपल्स की बात करें, कौन कौन सी होंगी? अजंता केव, एलोरा केव्स, या फिर बोध गया। ठीक है। जिससे कि इधर टूरिस्ट बढ़ सके और इनकी देख रेख भी हो। टोटल कितनी साइट शामिल कर रखी है यूनेस्को ने? भारत की 43 साइट्स। यूनेस्को है क्या है? यूनेस्को ऐसा है जो कि हर किसी देश की जो संपदा है जिसको संरक्षित करना चाहिए, ठीक है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको टूरिज्म स्पॉट्स बढ़ाता है और काफी ज्यादा प्रभावशाली रहता है। ठीक। टोटल मेंबर्स कितने? 196। कब बना था? 1945। कहां पर बना था? इन पेरिस, जो मुख्यालय रखा गया। ठीक। तो ये हो गया यूनेस्को से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशंस आपको पता है यूएनओ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। 196 कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑप्शन बी इज यूनिसेफ विच वर्क फॉर चिल्ड्रन सेफ्टी एंड, ठीक है ना, एंड डेवलपमेंट। ये बच्चों की बात करता है यूनिसेफ। ठीक है। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की यानी कि जनरेशन की जिम्मेदारी रखी जाती है। तो तीनों के बारे में देख लिया आपने। नेक्स्ट चलते हैं। The sun is a secondary source, primary source of energy और producer of water.
द सन इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज ए प्राइमरी सोर्स, ये प्राथमिक सोर्स होता है या स्रोत होता है ऊर्जा का, ठीक है। तो क्या होगा, पहले तो ऑप्शन लगा लो, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी सोर्स। सेकेंडरी की बात करें, ये तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी की बात करें, कोई आपसे पूछे तो बताना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये क्या है, जो विद्युत है, ठीक है। ये आप जानते हो हाइड्रो पावर प्लांट से बना हो जिसमें कोयला जला है, जैसे कि सन है, सन। कुछ प्राइमरी सोर्स और लिख लो जिससे कि आपको कंफ्यूजन दूर हो सके। सन, फर्स्ट तो सन हो गया प्राथमिक सोर्स ऊर्जा का, सेकंड कोल हो गया यानी कि कोयला, थर्ड इज पेट्रोलियम। दीज आर दी प्राइमरी सोर्स या प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं सूरज, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। अब सेकेंडरी की बात करें, इनकी हेल्प से जो भी एनर्जी मिलती है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, ठीक है, सूरज से बनती है, सूर्य से बनती है, या फिर विंड एनर्जी, दीज आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये द्वितीयक स्रोत होते हैं जो कि फर्स्ट से ही डेराइव किया जाता है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, प्राथमिक सोर्स की बात करेंगे तो आप एग्जांपल दे दोगे, सेकेंडरी की बात करोगे देन दे दोगे। सेकेंडरी कैसे बनता है, प्राथमिक सोर्सेस का इस्तेमाल कर ही सेकेंडरी बनता है। जैसे कि सन से जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो कैसी होगी, सोलर एनर्जी, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन एनी वर्ल्ड, ठीक है, इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, लाइक इलेक्ट्रिसिटी which will generated by the burning of coal and hydro power plant and the also nuclear energy, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को भी इसमें इंक्लूड करो, न्यूक्लियर एनर्जी इसको भी इंक्लूड करो। तो प्राथमिक सोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा, न्यूक्लियर आ जाएगा, कोल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। अब इनसे जो भी एनर्जी ड्राइव्स होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे, द्वितीयक, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी द्वितीयक कहलाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों सोर्सेस लिख दिए, आप इसमें से देख लो और सारे इंक्लूड करो इन पेपर्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो एल्कोहल है, ईथर है, पारा है, जल है, सबसे अच्छा होता है पारा, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मरकरी, ठीक। सिंबल Hg, ईथर भी होता है, एल्कोहल भी होता है, बट सबसे अच्छे की बात करोगे तो पारा होता है, ठीक है। ये सारे सोर्सेस किसके, हीट के हैं, दीज आर सोर्स ऑफ हीट। हीट, कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता के आधार पर देखिए, क्रम देख लो, ऊष्मा चालकता पहले है सिल्वर, एक कंडक्टिविटी में भी अच्छा आता है और हीट में भी अच्छा होता है, ठीक है, चांदी। दूसरा है आपका कॉपर, ये भी अच्छा होता है, तांबा। तीसरा है आपका पारा, ठीक है, मरकरी। फिर है आपका एल्कोहल और ईथर, ईथर, उसके बाद में आप एल्कोहल कर लो, ठीक। तो ये आपका हीट कंडक्टिविटी के एग्जांपल्स है अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस। अगर सिल्वर, कॉपर, पारे में कंपैरिजन करवाएं देन यू ऑलवेज टिक दी, ऑलवेज करेक्ट दी सिल्वर। चांदी सबसे अच्छा ऊष्मा चालकता का स्रोत होगा या फिर ऊष्मा चालकता रखता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद पारा आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊष्मा चालकता का क्रम। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, सबसे अच्छा चालक पारा, क्योंकि इधर यही ऑप्शंस दिए गए थे, एल्कोहल दी गई थी, ईथर दी गई थी और पारा दिया गया था, देन हमने क्या लगाया, पारा। नाउ नेक्स्ट, जिंजर इज एन एग्जांपल ऑफ, अदरक उदाहरण है, ठीक, मॉडिफाइड स्टेम का। तना होता है, जड़ नहीं होती, ध्यान रखना। किस क्या होता है, अदरक रूपांतरित तना
या फिर मॉडिफाइड स्टेम, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट, 2024 सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन डी पीवी सिंधु इज राइट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन कम फ्रॉम करंट अफेयर्स, सो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, देन इसके आंसर स्ट्रिक करने। तो क्या होगा राइट आंसर? पीवी सिंधु। ठीक है, उन्होंने 2024 में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, किस टीम ने उद्घाटन वाइल्डनर कप 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो आप लगाओगे टीम एशिया, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? चेन्नई, ऑप्शन सी चेन्नई विल बी करेक्ट। चेन्नई विल बी होस्ट मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024, ठीक है ना, इधर रखी जाएगी। जो समुद्री सम्मेलन 2024 है वो भारत में चेन्नई में, यानी कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसको आयोजन किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपका होगा आंसर ऑप्शन डी पवन कांपोली। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के नील फ्रेजर का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा टेनिस। किससे संबंधित थे? टेनिस से, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, खत्म हो गए, ठीक है क्वेश्चंस सारे। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है ना। थैंक यू।